एक ऐसी हकीकत में जो समझने से इनकार कर देती है और इंसान को अक्सर इनकार, डेनाइल में जीना सिखा देती है। डीमन किंग के सामने जो सच खड़ा था, उसे नजरअंदाज करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो सदमे में पत्थर की तरह खड़ा था, क्योंकि उसकी काली लपटें, जिनका वो हमेशा घमंड करता था, हीरोज की स्किन को एक खरोंच तक नहीं दे पाई। दर्द और कड़वाहट के साथ उसके दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। एक छोटे से हीरो की तलवार मेरी कठोर स्केल्स को चीरकर सीधे मेरे दिल में कैसे उतर गई? वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, जबकि वो खुद को हमेशा सबसे श्रेष्ठ मानता आया था। वो वही लड़का था जिसने डीमन किंग एकेडमी में फर्स्ट रैंक से प्रवेश किया था, एक एग्जेम्पलरी छात्र की तरह ग्रेजुएट हुआ था और खुद को पूरी निष्ठा से डीमन किंग स्टैंडर्ड की शिक्षा में समर्पित कर दिया था। ये स्टैंडर्ड सदियों पहले फर्स्ट एम्परर ने बनाया था। इसके अनुसार टावर बनाना, प्रिंसेस को किडनैप करना और इमोशंस एब्जॉर्ब करना, ये सब एक डीमन किंग की परंपरागत विरासत का हिस्सा थे। उसने इस स्टैंडर्ड को इतनी निष्ठा से फॉलो किया कि वो प्रिंसेस को किडनैप करके हीरोज को जानबूझकर रेस्क्यू के लिए ग्रो होने देता था। वो मानता था हीरो की एंगर और सौरो ही डीमन किंग की सबसे उत्तम भोजन है। हीरो को जल्दी मारना मूर्खता है। हीरो जितना ताकतवर, उतना ही स्वादिष्ट फीस्ट। स्टैंडर्ड उसे सिखाता था कि पहले हीरो को तैयार करो, फिर डिवार करो, और वही उसकी आस्था थी। अनगिनत चक्रों में प्रिंसेस किडनैप होती, हीरोज आते, ट्रेनिंग करते, रेस्क्यू करते, और डीमन किंग उनकी इमोशंस को हार्वेस्ट कर लेता। उसे लगता था वर्ल्ड डोमिनेशन अब कुछ ही समय की बात है। लेकिन आज वो खून में सना हुआ मिट्टी पर गिरा, चीख रहा था, मेरा अंत इतना अपमानजनक क्यों है भाई? वो इस बेतुकी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। हीरोज उसके सामने खड़े थे और घृणा से उसे देखते हुए बोले, ये डीमन और ये किंग्स सब एक जैसे कचरा है। हीरो व्यंग्य से बोला, क्यों तुम लोग खुद फैलाते हो, फिर एक्टिंग करते हो जैसे शॉक्ड हो। इसका कोई जवाब डीमन किंग के पास नहीं था। हीरो ने सच्चाई बताई, प्रिंसेस को किडनैप करना असल में एक सिग्नल है, डीमन किंग एक्टिविटी स्टार्ट होने का, एक खुला इनविटेशन, ताकि हम आकर तुम्हें रोक सकें। हंसी उड़ाते हुए हीरो ने लॉजिक समझाया, ह्यूमन किंग को मारना सबसे बेवकूफी भरा प्लान है। अगर किंग गायब हो जाए तो लालची लोग खुद ही सिविल वॉर शुरू कर देंगे। इंटरनल केओस शुरू होते ही ह्यूमंस की हेट्रेड डाइवर्ट हो जाएगी और डीमन किंग इवॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। हीरो हंस पड़ा, गांव में मॉन्स्टर्स भेजते हो, हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। टावर में घुसते ही फर्स्ट फ्लोर वीक मॉन्स्टर से भरा होता है, परफेक्ट ग्राइंडिंग स्पॉट। डीमन किंग दर्द में तड़प रहा था, क्योंकि हीरो ने अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी से खींच ली थी। हीरो ने उसे आखिरी और सबसे क्रूर सच बताया, जब टावर बोरिंग हो जाता है तो डीमन किंग को बस मार देते हैं, फिर एक नया किंग आता है, नया टावर बनता है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा केओस सिर्फ हमारी हंटिंग और लेवलिंग के लिए बनाया गया प्लेग्राउंड है। बाकी हीरोज ने उसे मजाक उड़ाते हुए नई उपाधि दी, तुम डीमन किंग नहीं, हमारे नर्चर मास्टर हो, हमारे गॉडफादर, जो हमेशा हमारी लेवलिंग में मदद करते रहे। वे उसके ऊपर पड़े लूट उठाते हुए बोले, थैंक्स, हमेशा बेस्ट लेवलिंग स्पॉट देने के लिए। डीमन किंग बड़बड़ाता रहा, गॉडफादर, गॉडफादर। उसके भ्रम ऐसे टूटा मानो किसी ने उसके चेहरे पर तेज थप्पड़ मारा हो। उसे समझ आया कि उसका पूरा टावर सिर्फ हीरोज के लिए पॉइंट्स फार्मिंग का मैदान था। हीरो ने स्वीकार किया, हां, लड़ाइयां असली थी, कैजुअल्टीज भी हुई, पर तुमने उनकी मौतों को सिर्फ अपने फेम के पॉइंट्स में गिना। हीरो ने फेयरवेल बोला और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अब डीमन किंग के अंदर क्रोध विस्फोट हो चुका था। स्टैंडर्ड की शिक्षाएं टूट चुकी थी, उसकी आस्था मिट चुका थी, अपमान उसकी नसों में जल रहा था। वो चिल्लाया,
अगर यही स्टैंडर्ड का अंत है तो मैं मौत के सामने क्यों झुकूं? मैं ऐसी व्यर्थ, ऐसी बेइज्जती भरी मौत कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, खुद को डीमन किंग घोषित करते हुए, और उसके चारों ओर बेहद भयावह ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। लेकिन कुछ करने से पहले ही हीरो ने उसका सिर उड़ा दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उसने बाकी हीरोज को हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते देखा। तेज, नफरत भरी नजर से उसने उन्हें धमकाया कि इस बेइज्जती का भयानक बदला वह जरूर लेगा। हीरो उसके सिर के पास खड़ा था, अपने साथियों को चेतावनी देते हुए कि उसके सिर को ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उसकी नजर उसके सींगों पर थी। तभी हीरो ने देखा कि पड़ी हुई देह से अजीब चमकती चिंगारियां निकल रही थी। डीमन किंग ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। हीरो को तभी समझ आया कि कुछ बेहद खतरनाक होने वाला है। वो चिल्लाया, सबको भागने का आदेश दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डीमन किंग के शरीर से एक डरावनी ऊर्जा फूटी, एक जबरदस्त धमाका हुआ, और हीरोज की चीखों के बीच सब कुछ मलबे में बदल गया। मरते समय डीमन किंग को एहसास हुआ कि पूरा स्टैंडर्ड ही बेकार था, और हीरोज उसकी मौत तक उसका मजाक उड़ाते रहे। उसने सोचा, काश उसे एक और मौका मिलता। वो इन बेकार नियमों को गॉब्लिन्स को खिला देता बदले के तौर पर। तभी अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, पियर्स दास। उसकी चेतना लौटी, आंखें झटके से खुली। उसने चारों तरफ देखा, उलझन में। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? आवाजें गूंज रही थी। उसे मंच पर बुलाया जा रहा था। उसका नाम पियर्स डायाज बार बार पुकारा जा रहा था। वो सदमे में था। किसी ने उसे मंच पर चढ़ने को कहा। उसी समय एकेडमी प्रिंसिपल ने झिड़कते हुए कहा, ग्रेजुएशन डे पर ध्यान कहाँ है? जीनियस स्टूडेंट। उसकी नजर लाल बैज पर पड़ी, डीमन किंग एकेडमी का प्रतीक। और तभी उसे समझ आया, वो 15 साल अतीत में लौट चुका है, ठीक ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन। ग्रेजुएट्स को मंच पर बुलाया जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कैसे, लेकिन इतना जान गया था, ये उसका सुनहरा मौका है। एक प्रोफेसर ने कहा कि टॉप स्टूडेंट पियर्स दास नए डीमन किंग्स की ओर से शपथ पढ़े। उसके सामने डीमन किंग स्टैंडर्ड्स चमक रहे थे। अपने डोमेन में टावर बनाना, किसी प्रिंस प्रिंसेस को किडनैप करना, मास्टरमाइंड बनकर केओस फैलाना, हीरोज को ट्रेन करके उनसे एनर्जी हार्वेस्ट करना, निचले फ्लोर वीक मॉन्स्टर से भरना। ये पढ़कर उसके चेहरे पर घृणा आ गई। यही नियम थे जिन्हें उसे बचपन से रटाया गया था, और जिनकी वजह से वो मारा गया था। वो सोच रहा था, इन बेवकूफ नियमों पर दोबारा कसम खाने का क्या मतलब, जब इन्होंने मुझे मौत तक पहुंचा दिया। ऑफिसर ने उसे शपथ पढ़ने को कहा, लेकिन पियर्स ने सभी को चौंका दिया। उसने सीधे सीधे इनकार कर दिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो चिल्लाया कि वो ऐसी बेवकूफ, घिनौनी शपथ नहीं खा सकता। उसने स्टैंडर्ड्स को सबसे मूर्खतापूर्ण और गिरा हुआ काम बताया, और जोर से घोषणा की कि ये सब पूरी तरह कचरा है। पूरा हॉल सदमे और डर से भर गया। टॉप स्टूडेंट अब सबकी आंखों में सदी का पागल बन चुका था। आर्चड्यूक आर्केन ब्लेयर गुस्से से मेज पर हाथ पटका और उसकी इस बेइज्जती पर तुरंत एग्जीक्यूशन की धमकी दी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने आखिरी मौका दिया। या तो पियर्स अपने शब्द वापस ले और पूरे डीमन वर्ल्ड से माफी मांगे, या फिर दंड। अरिन रीजन की असाइनमेंट जे में चेतावनी दी कि रन वो सबसे खतरनाक क्षेत्र है जहां अनगिनत डेमन किंग अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन पियर्स ने उसे ठंडे और चुनौतीपूर्ण अंदाज में बीच में रोक दिया, मांग करते हुए कि उसे तुरंत वही भेजा जाए। उसने घोषणा की कि वो वहां जाकर साबित करेगा कि वे डेमन किंग मानक, जिन्हें वे पवित्र समझते हैं, असल में सिर्फ बकवास है, जिसने आर्कड्यूक को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। आर्कड्यूक ने धैर्य खो दिया और चीखते हुए पियर्स को डांटा, उसे निराशाजनक बताते हुए,
और तुरंत आदेश दिया कि उसे रन उसके तैनाती क्षेत्र के रूप में भेज दिया जाए। उसने फैसला किया कि पियर्स से वे सभी विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे जो शीर्ष डेमन किंग्स को दिए जाते थे, और उसके साथ कोई भी डेमन नहीं जाएगा। द्वार खुला उसे निगलने के लिए, इस कड़ी आज्ञा के साथ कि विजय पूरी होने तक उसे डेमन वर्ल्ड लौटने की अनुमति नहीं है। पोर्टल से गिरते हुए उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, इसे उस अफरात फ्री का स्वाभाविक परिणाम मानकर जो उसने पैदा की थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि एरिन वही जगह है जहां वे हीरो रहते हैं जिन्होंने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मार डाला था। उसे याद आया कि समय पीछे जाने से पहले भी अपनी पहली जिंदगी में उसने एरिन खुद चुना था। अहंकार के कारण और इस विश्वास में कि सबसे शक्तिशाली को ही सबसे बड़े कठिनाई स्तर पर विजय पानी चाहिए, उसने स्वीकार किया कि यही अहंकार उसकी मौत का कारण बना, क्योंकि वहां मौजूद हीरोज की भरमार ने उसके उसी अंधे मानक पालन का फायदा उठाया। आखिरकार वो सुरक्षित उतरा, अपने पंख फैलाते हुए एरगस्ट पर्वतों की बर्फ के बीच उत्तरी महाद्वीप में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। पियर्स ने निश्चय किया कि इस बार वो पिछली बार जैसा कुछ भी दोहराने नहीं देगा। उसने ठान लिया कि इस बार वो उन्हीं हीरोमानकों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा, उनकी चालों का शिकार बनने के बजाय। दृश्य फिर वापस शिफ्ट होता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू होने से पहले गॉर्डन डेरेक अत्यधिक सावधानी से तैयारी कर रहा था, अपनी शक्ल सूरत संवारते हुए डेमन अकादमी का पहला और सर्वश्रेष्ठ ग्रेजुएट होने के नाते। डेमन संसार के नियमों के अनुसार अकादमी डेमनों को किंग्स की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित करती है और शीर्ष डेमन को शीर्ष डेमन किंग की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये विशेषाधिकार दूसरे ग्रेजुएट्स जो दूसरे और तीसरे स्थान पर आए थे में ईर्ष्या और जलन का कारण बन रहा था, जो चाहते थे कि काश उन्होंने थोड़ी और मेहनत की होती ताकि लॉर्ड पियर्स की सेवा करने का सम्मान उन्हें मिलता। गॉर्डन के लिए सभी डेमन किंग महान थे, लेकिन उसकी दृढ़ मान्यता थी कि महानता में कोई भी लॉर्ड पियर्स की बराबरी नहीं कर सकता। उसके लिए पियर्स एक चमत्कार था, 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला डेमोनिक ड्रैगन का वंशज जिसे इतिहास अमर कर देगा। उसके लिए उसी वर्ष उसके साथ ग्रेजुएट होना ही एक विशाल आशीर्वाद था। उसकी कल्पना बेकाबू हो गई। वो सोचने लगा कि अगर वो पियर्स के साथ हो तो वे किसी भी डायमेंशन को जीत सकते हैं। उसने अपने मन में एक विशाल प्रतिमा की कल्पना की जिसमें एक महान राजा और उसका वफादार सहायक साथ खड़े हों। वो पूरे जोश के साथ निश्चय करता है कि वह भी अपने नाम को डेमन संसार के गौरवशाली इतिहास में दर्ज कराएगा। लेकिन ये सुनहरे सपने उसी पल चकनाचूर हो गए जब उसे याद आया वो क्षण जब पियर्स ने मानकों को कचरा कहकर चीखा था। गॉर्डन पर गहरा सदमा पड़ा, उसका पूरा नजरिया ढह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका आदर्श उन्हीं पवित्र मानकों को नापसंद करता है। उसकी मानसिक छवि पूरी तरह टूट गई थी। अपने राजा की बातों को सुनकर वो आश्चर्य और भय के बीच अटका हुआ था। दृश्य फिर बदलता है उत्तरी महाद्वीप के एरगस्ट पर्वतों के गहरे क्षेत्र में, जहां गॉर्डन भारी बैग उठाए हुए बर्फ में पहुंचता है। उलझन और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सोचता हुआ कि ये सब क्यों हुआ। पियर्स उसे वहां देखकर हैरान हुआ, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसके साथ कोई भी डेमन नहीं भेजा जाएगा। फिर भी अंत में एक भेज दिया गया। जब उसने और पास से देखा, पियर्स ने उसे पहचाना और स्वागत किया। टूटने की कगार पर खड़े गॉर्डन ने तुरंत पूछ लिया कि उसने इतना लापरवाह काम क्यों किया, लेकिन पियर्स ने ऐसे दिखाया जैसे वो समझ ही नहीं रहा हो, पूछते हुए कि उसका मतलब क्या है। गॉर्डन गुस्से से फट पड़ा, याद दिलाते हुए कि सबके सामने उसने मानकों का अपमान किया था और इसी वजह से उनका निर्वासन इस घातक एरन क्षेत्र में हुआ जहां वो पक्का मर जाएगा। पियर्स ने उसे शांत करने की कोशिश की।
मजाक में कहते हुए कि इतनी चिंता में वो अपने बाल ही न नोच ले। गॉर्डन चिल्लाया कि बाल अब बिल्कुल भी समस्या नहीं है। उस पल पियर्स ने अपने सहायक की वर्तमान हालत की तुलना उस एहसास से की जो वो समय पीछे जाने से पहले था, आत्मविश्वासी और शांत। उसे याद आया कि कैसे गॉर्डन हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था, कहता था कि दोनों मिलकर हर कठिनाई पार कर लेंगे, और यहां तक दावा किया था कि अगर मिशन एरन में न होता तो उसे उतना उत्साह महसूस ही नहीं होता। पियर्स को समझ आया कि गॉर्डन की घबराहट जायज है, क्योंकि अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। उसने तय किया कि वो उसे अपने समय यात्रा का सच नहीं बताएगा, नहीं तो वो उसे पागल समझेगा। थोड़ा शांत होकर गॉर्डन ने अपने टूटने के लिए माफी मांगी और परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपना कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। फिर वो दोबारा मानकों को पकड़ने लगा, याद दिलाते हुए कि पहला नियम कहता है कि टॉवर बनाना होता है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि टॉवर छुपा हुआ नहीं होना चाहिए या ऐसे कठोर वातावरण में नहीं होना चाहिए जहां हीरो पहुंच ही न सके। चिंता के साथ उसने बताया कि उनका वर्तमान स्थान ऊंचे पहाड़ों और शक्तिशाली राक्षसों से घिरा है, जहां इंसानों का पहुंचना लगभग असंभव है, इसलिए उन्हें जगह बदलनी चाहिए। पियर्स ने प्रस्ताव को ठंडे स्वर में खारिज कर दिया, घोषणा करते हुए कि टॉवर यही बनेगा। उसने टॉवर का बीज निकाला और जमी हुई भूमि में लगा दिया, बताते हुए कि इसे बढ़ने के लिए डेमन किंग के रक्त की आवश्यकता होती है। गॉर्डन फिर घबरा गया, आरोप लगाते हुए कि वो मानकों का उल्लंघन कर रहा है और डेमन किंग की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला रहा है। पियर्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसने कभी वादा ही नहीं किया कि वो उन कानूनों का पालन करेगा। भीतर से पियर्स समझ रहा था कि गॉर्डन की नाराजगी स्वाभाविक है। डेमन के लिए गहराई तक उकेरी गई सिद्धांतों को नकारना मुश्किल होता है। उसने न्यायोचित ठहराया कि जब तक कोई डेमन मृत्यु या उतना ही चरम अनुभव न झेल ले, वो मानकों को नकार ही नहीं सकता, क्योंकि वे उसकी पहचान का हिस्सा होते हैं। पियर्स ने अपना हाथ काटा और गॉर्डन को ध्यान से सुनने को कहा, जोर देते हुए कि डेमन किंग मानक कचरा है, विशेष रूप से एरन क्षेत्र के संदर्भ में। उसका रक्त टॉवर के बीज पर गिरा, उसे सक्रिय करते हुए। बीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक लाल किरण निकली और एक जादुई चक्र बना। पियर्स ने समझाया कि एरन इतनी संख्या में हीरो से भरा हुआ है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। टॉवर ने उपयोगकर्ता की पहचान की प्रक्रिया शुरू की, ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन क्लैन के पियर्स दास, और टॉवर प्रकट होने लगा। पियर्स ने गॉर्डन को कड़वी सच्चाई बताई कि इंसानों ने अनगिनत टॉवर नष्ट करने के बाद समझ लिया कि वे कैसे काम करते हैं, और डेमन किंग मानकों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। यही कारण है कि इस क्षेत्र में डेमन किंग लगातार मरते रहते हैं। गॉर्डन के आश्चर्य प्रकट करने से पहले ही पियर्स ने व्यंग्य में कहा कि इन मानकों को हीरो मानक कहना चाहिए, क्योंकि अब ये डेमन के किसी काम के नहीं। टॉवर का आह्वान बर्फ के बीच पूरा हुआ और दोनों उसकी विशालता को देखते खड़े रहे। पियर्स ने अपने सहायक को अंदर बुलाया। अंदर जाकर पता चला कि पहला तल पूरी तरह खाली है। गॉर्डन ने पछतावे के साथ देखा कि एक सामान्य टॉवर में जटिल डिजाइन और राक्षस होते हैं, लेकिन यह टॉवर बिल्कुल खाली था, जैसे किसी ऐसे डेमन किंग के लिए बना हो जिसके सारे विशेषाधिकार छीन लिए गए हों। यह स्थिति 5वें तल तक जारी रही, जहां किंग का कमरा भी खाली था। गॉर्डन ने टॉवर की संरचना को लेकर वास्तविकता स्वीकार कर ली, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि कम से कम मानकों के दूसरे नियम का पालन करना जरूरी है। उसने पियर्स को नियम याद दिलाया कि किसी राजकुमार या राजकुमारी का अपहरण अनिवार्य है। बेहतर होगा कि सिंहासन के सबसे करीब वाले का, ताकि अधिक डेमोनिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। उसने नक्शा निकाला और बताया कि कोरोसिन राज्य एरगास्ट पहाड़ों के सबसे पास है। पूरे जोश के साथ उसने सुझाव दिया कि उन्हें उत्तराधिकार में सबसे उच्च दर्जे वाली राजकुमारी का अपहरण करना चाहिए, ताकि राज्य का क्रोध और दुख अवशोषित करके शक्ति बढ़ाई जा सके। पियर्स ने बीच में रोकते हुए
तुरंत अपहरण के विचार पर सहमति जता दी, गॉर्डन के शक का अनुमान लगाते हुए, लेकिन बताया कि उसकी नजर एक खास राजकुमारी पर है। गॉर्डन उत्साहित हो गया और मदद की पेशकश की, लेकिन पियर्स ने आदेश दिया कि वो टॉवर की रक्षा करे, कारण देते हुए कि राजा का निवास खाली नहीं रह सकता। गॉर्डन ने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि मास्टर आखिरकार अपनी समझ में आ गया है और पहले का व्यवहार ग्रेजुएशन तनाव की वजह से था। फिर जब सहायक ने पूछा कि लक्ष्य कौन है, पियर्स ने झटका दिया, हिल्डरिन साम्राज्य चुनकर, जो बहुत दक्षिण में है और टॉवर से सबसे दूर। पियर्स एक दूरस्थ महल की खिड़की तक उड़ गया और अपने लक्ष्य को पहचाना, 13वीं राजकुमारी, जिसकी मौजूदगी सबसे कम थी और प्रभाव सबसे कमजोर। वो उसकी कक्ष में तूफान की तरह घुसा और घोषणा की कि वो उसे लेने आया है, जिससे गॉर्डन दूसरी ओर से चीख उठा कि ये विकल्प मानकों के बिल्कुल उलट है। राजकुमारी ने आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखा, सोचते हुए कि ये कौन है। पियर्स ने ठंडे स्वर में बताया कि वो डेमन किंग है और उसे अपहरण करने आया है। लेकिन राजकुमारी ने हल्की, लगभग अनुचित सी हंसी दी, बिना किसी डर के। उसने साहसपूर्वक और चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वो सच में सोचता है कि वो उसे संभाल पाएगा। पियर्स को ये अजीब लगा। क्या वो डेमन किंग्स को मजाक समझती है? उसने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा कि बेशक वो कर सकता है। इसी पल राजकुमारी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, कहते हुए कि वो अनुमति देती है कि वो उसे ले जाए, जिससे पियर्स स्तब्ध और हैरान दोनों हो गया। पियर्स ने असहजता से पूछा कि वो क्या चाल चल रही है। राजकुमारी ने शांतिपूर्वक इनकार किया, तार्किक रूप से पूछते हुए कि जब उसे पता ही नहीं था कि वो आज आएगा, तो वो जाल तैयार कैसे कर सकती थी। पियर्स ने माना कि उसका तर्क सही है, लेकिन उसका बेचैन एहसास नहीं गया। राजकुमारी ने उसकी सोच को रोकते हुए हाथ बढ़ाकर कहा कि चलो। वो उसे उठाकर टॉवर की ओर उड़ गया। वहां पहुंचते ही गॉर्डन ने उत्सुकता और चिंता के साथ स्वागत किया। पियर्स ने आदेश दिया कि राजकुमारी को चौथी मंजिल के कोने में रखा जाए, किसी कोठरी में नहीं, क्योंकि उसने प्रतिरोध नहीं किया और वो थोड़ी नरमी दिखाना चाहता था। गॉर्डन ने सहमति जताई, फिर कहा कि उसके पास एक महत्वपूर्ण बात है। दृश्य चौथी मंजिल पर जाता है, जहां राजकुमारी अकेली बैठी थी। वो ठंडी, कठोर जमीन पर बैठकर फुसफुसाई कि वो सच में अपहरण हो चुकी है। वो खाली कमरे को देखने लगी, न तकिए, न कंबल, न सेवक, न बाग, कुछ भी नहीं जो महल में था। लेकिन इस सारी कमी के बावजूद उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई, बुदबुदाते हुए कि स्थिति उतनी भी बुरी नहीं है। इसी बीच गॉर्डन अपने स्वामी को एक निमंत्रण दिखाता है, जो टॉवर ऑफ मॉन्स्टर से आया था। पियर्स ने एक्सप्लेन किया कि ये एक वेलकमिंग पार्टी थी नए डीमन किंग के लिए, लेकिन लोगों ने उस बात का मजाक उड़ाया। उनके हिसाब से ये बस एक पैथेटिक सा तरीका था उसे हरास करने का और उस पर पावर दिखाने का। पियर्स ने बताया कि डीमन किंग्स का प्राइड नॉर्मली उन्हें मिलजुल कर काम करने नहीं देता, लेकिन आरओ की खतरनाक और अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस ने सबको मजबूर कर दिया कि वो अपनी ईगो छोड़कर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। पियर्स ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्ट करते हुए कि पहले उसने उन सबको इग्नोर किया था क्योंकि उसे लगता था वो वीक है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कम्युनिकेशन जरूरी है। जब पियर्स जंगल के बीच बने टावर ऑफ मॉन्स्टर्स के पास पहुंचा, तो वहां उसका स्वागत ड्रैक्सन ने किया, मॉन्स्टर डीमन किंग, जो 70 साल से वहां रूल कर रहा था। ड्रैक्सन अपने थ्रोन पर बैठा था, खुनट पकते गोश्त को बारबैरिकली डिवार करते हुए। उसने पियर्स को ऊपर से नीचे तक देखा और डिसमिसिवली बोला, तू ही है वो नया किंग जो ट्रेडिशंस का मजाक उड़ा रहा था? काफी अनइम्प्रेसिव लग रहा है। पियर्स ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, लड़ना है क्या? बस रीजन बताओ बुलाने का। ड्रैक्सन ने सार्केस्टिक हंसी हंसी और बोला कि आर्चड्यूक आर्केन, जो एक पुराना और डेंजरस वैम्पायर है, ने ही उसे ऑर्डर दिया था पियर्स पर नजर रखने का।
पियर्स ने सीधा मुंह पर इंसल्ट कर दिया। वो अनोइंग बूढ़ा वैम्पायर, उसका आरओ में एग्जाइल भी उसे खुश नहीं कर पाया लगता। ये सुनते ही ड्रैक्सन का गुस्सा फट पड़ा। गुस्से में भरकर उसने एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा पियर्स की तरफ फेंका और हुक्म दिया, इसे चाट। अगर चाट लिया तो तेरी बदतमीजी माफ कर दूंगा। पियर्स ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और रिटोरिकली पूछा, तुम्हें सच में नहीं पता मैं यहां क्यों आया हूं? ड्रैक्सन ने अपनी टिपिकल एरोगेंस में जवाब दिया कि वो जानता है। पियर्स ने डीमन किंग की सेक्रेट ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया है। पियर्स ने बीच में ही बात काट दी और याद दिलाया, उन्हीं ट्रेडिशंस के हिसाब से हम एक दूसरे को मार नहीं सकते, है ना? फिर पियर्स ने जमीन पर पैर पटका। पूरा फ्लोर क्रैक हो गया। ड्रैक्सन शॉक में जम गया। पियर्स ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ पूछा, और तुम्हें लगता है मैं इन रूल्स को फॉलो करूंगा? ड्रैक्सन को उसी पल महसूस हुआ कि उसने पियर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसकी बॉडी से एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। डर के मारे उसने स्टैमर करते हुए आर्चड्यूक का नाम लिया और प्रिंसेस किडनैपिंग की जिम्मेदारी का जिक्र किया। धमकी दी कि अगर पियर्स ने 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो उसकी अथॉरिटी छिन सकती है। पियर्स ने फिर उसे बीच में ही रोक दिया। कोल्डली बोला, मैंने सोचा था तुम यही बातें करोगे। और फिर रिवील किया, वैसे मैंने एक प्रिंसेस ऑलरेडी किडनैप कर ली है और वो मेरे टेस्ट के हिसाब से काफी परफेक्ट निकली। ड्रैक्सन पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। पियर्स ने बिना पलटकर देखे टावर ऑफ मॉन्स्टर्स छोड़ दिया, ड्रैक्सन को शॉक की हालत में पीछे छोड़ते हुए। फिर वो आयरस्ट माउंटेन्स के अपने टावर में वापस लौट आया। गॉर्डन ने अपने मास्टर की तारीफ की कि उन्होंने एक डीमन किंग की ग्रेटनेस दिखाई, लेकिन पियर्स ने सब कुछ हल्का लेकर कहा कि जो हुआ वो इतना खास नहीं था और फिलहाल उसका अपोनेंट कुछ ज्यादा करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी पियर्स ने तैयारी की जरूरत पर जोर दिया और गॉर्डन को ऑर्डर दिया कि वो प्रिंसेस की कंडीशन चेक करे ताकि पता चले उसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। दिल के अंदर पियर्स दूसरे डीमन किंग्स के स्टांस को लेकर परेशान था। उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो सब मिलकर उसके अगेंस्ट खड़े हो गए तो वो एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। उसने माना कि ट्रेडिशंस को मॉक करने के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़े निकले, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर टाइम वापस भी आ जाए वो वही रास्ता चुनेगा, क्योंकि उसके लिए मर जाना बेहतर है बजाय उस कचरे के सामने झुकने के। इस बार उसका इरादा पूरी तरह से क्लियर था। वो अपनी फाउंडेशन बिल्कुल शुरुआत से खुद बनाएगा। उसे उम्मीद थी कि एक लॉरेन प्रिंसेस को किडनैप करके ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो सेफर ऑप्शन लग रहा था। पर अचानक जब उसने अपने पॉइंट्स चेक किए तो वो हक्का रह गया। पॉइंट्स 13,000 से ज्यादा थे। पूरी तरह से शॉक हो गया। उसी वक्त टावर ऑफ मॉन्स्टर से एक वीडियो मैसेज आया जिसे देखकर पियर्स हैरान हो गया कि अब क्या होने वाला है। वीडियो में ड्रैक्सन दिखाई दिया, पियर्स को नए डीमन किंग बनने पर कंग्रेचुलेट करते हुए। उसने कहा कि वो उनके बीच की पहली बुरी मुलाकात के बावजूद गुडविल के तौर पर एक गिफ्ट देना चाहता है। ड्रैक्सन ने माना कि आरओ में पियर्स की अचीवमेंट्स आसान नहीं थी। उसने ये भी कहा कि वो सोच रहा है, क्या ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाना सिर्फ एक कवर था किसी और बड़ी चीज के लिए? पियर्स को क्लियरली फील हुआ कुछ तो गड़बड़ है। तभी गॉर्डन हाफते हुए कमरे में घुसा, बिल्कुल डरा हुआ, चिल्लाते हुए कि 4th फ्लोर पर एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। पियर्स तुरंत वहां गया और जो उसने देखा वो बिल्कुल अनबिलीवेबल था। जो फ्लोर पहले खाली और ठंडा हुआ करता था वो अब एक हसीन गार्डन बन चुका था। फूल, बटरफ्लाइज, हर तरफ जिंदा हवा। पूरा फ्लोर नेचुरलाइज हो चुका था। उस जादुई गार्डन के बीच प्रिंसेस खड़ी थी, एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी हुई। पियर्स को तब रियलाइज हुआ उसने एक मैजिकल टावर के अंदर एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है। ये काम वही कर सकता है जो चारों एलिमेंट्स में मास्टरी रखता हो, और पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही स्पिरिट एलिमेंटलिस्ट है जो ये कर सकता है। पियर्स ने उसे कॉन्फ्रंट किया, तुम 13th प्रिंसेस नहीं हो, है ना?
प्रिंसेस ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे पहले से पता था कि पियर्स ने उसे एलिनस समझ लिया था। हैरान पियर्स ने पूछा, तो तुम असली में कौन हो? वो गर्व से बोली, मेरा नाम हिल्डरिन है और मैं हिल्डरिन किंगडम की पहली राजकुमारी हूं। शॉकिंग न्यूज फैल गया कि पहली प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है। हिल्डरिन किंगडम में राजा गुस्से से पागल हो गया, चिल्लाया, धमकियां दी और ऑर्डर दिया कि सबसे पावरफुल हीरोज और पूरी सेना को तैयार किया जाए ताकि प्रिंसेस एरॉन नैन को वापस लाएं और उस बेवकूफ डीमन किंग का सिर काट दिया जाए। इस पूरे क्योस के बीच प्रिंसेस पियर्स के पास वापस आई, उसे अपना पहला सवाल याद दिलाने, क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? और अब यह बात क्लियर हो गई कि उसने वो सवाल क्यों पूछा था। पियर्स ने समझाया कि वो उसकी अपीयरेंस से धोखा नहीं खाया, क्योंकि उसने एक जीनियस एलिमेंटल विच के बारे में सुना था, एक ऐसी लड़की जिसमें मना की भरमार हो। इतना ज्यादा मना छुपाना मुश्किल होता है, तो वो हैरान था कि उसने अपनी एनर्जी कैसे छुपाई। प्रिंसेस ने अपना हाथ उठाया और एक रिंग दिखाई, एक रॉयल एयरलूम जो मना को पूरी तरह कंसील कर देता है। प्रिंसेस ने पूछा, अब जब तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई है, क्या तुम मुझे वापस छोड़ दोगे? पियर्स ने सीधा मना कर दिया। उसके लिए प्रिंसेस को वापस भेजना अपने आप को मजाक बनाने जैसा होता। फिर कोई किंगडम उससे डरकर मना एनर्जी नहीं देता। इसलिए उसने तय कर लिया कि वो प्रिंसेस को रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि बाहर से बेहिसाब गुस्सा उसकी तरफ आ रहा है और उसकी डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स क्रेजी स्पीड से बढ़कर 19,000 पार कर गए। पियर्स को तब समझ आया कि किंगडम ने उसे किडनैपर आइडेंटिफाई कर लिया है। चाहे प्रिंसेस पहली हो या 13 एथ, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने प्रिंसेस को कंफर्म कर दिया, तुम अब भी मेरी हॉस्टेज हो। किंगडम में राजा ने तुरंत ऑर्डर दिया, डीमन किंग को मार दो और प्रिंसेस को वापस लाओ। लेकिन एडवाइजर्स परेशान थे, उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि कौन सा डीमन किंग रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने रिकग्नाइसेंस भेजने को कहा। राजा उन पर फट पड़ा, मेरी बेटी किडनैप हो गई और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, जल्दी पता लगाओ। एक एडवाइजर ने याद दिलाया कि पड़ोसी किंगडम का प्रिंस भी डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किडनैप किया था और कैसे हीरोज ने मिलकर उसे मार दिया था। वो हैरान था कि ऐसे एग्जाम्पल के बावजूद कोई नया डीमन किंग प्रिंसेस को किडनैप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सबको लगा कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी एक सोल्जर भागते हुए आया, बताने की टेलीपोर्टेशन मैजिक का ट्रेस नॉर्थ अर्गस्ट माउंटेन्स की तरफ गया है। सब शॉक हो गए, क्योंकि हिल्डरिन तो साउथ में है और अर्गस्ट फार नॉर्थ में। डीमन किंग के टावर में गॉर्डन परेशान था कि हिल्डरिन की आर्मी आ जाएगी, पर पियर्स मुस्कुरा रहा था, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। उसका कहना था कि हिल्डरिन की आर्मी कभी उससे तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रास्ते में हैजर्ड्स, दूसरे किंगडम्स और पॉलिटिकल बॉर्डर्स का बवाल है। बीच के कंट्रीज अपनी बॉर्डर्स कभी ओपन नहीं करेंगे, इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हीरोज गिल्ड को हायर करना। राजा ने मजबूरी में वही ऑर्डर दिया, पर गिल्ड में जैसे ही उन्हें डेस्टिनेशन पता चला, अर्गस्ट माउंटेन्स, सब पैनिक हो गए। हीरोज ने मना कर दिया। उनके हिसाब से राजा उन्हें मौत के मुंह में भेज रहा था, क्योंकि वहां हेलिश मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। पियर्स ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था। पैसे के पीछे भागने वाले हीरोज अपनी जान खतरे में नहीं डालते, इसीलिए उसने अपना बेस वहां बनाया। उसकी प्लानिंग और आरों के बारे में इतना डिटेल्ड नॉलेज देखकर गॉर्डन को लगा जैसे पियर्स पहले से ही वहां का रहने वाला हो। मीनवाइल किंगडम में राजा फिर चिल्ला रहा था, शौक और गुस्से से भरा हुआ कि एक भी हीरो आगे नहीं आया। कैसे हीरोज हो तुम? मेरी प्रिंसेस को नहीं बचा सकते? एडवाइजर ने समझाने की कोशिश की। सर, आरो रीजन के हीरोज बाकी हीरोज जैसे नहीं होते। मर्सनरी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, मतलब मटेरियल प्रॉफिट्स के बिना उनका कोई काम नहीं होता। इसी वजह से वो अपने मिशंस को बहुत ही सेलेक्टिवली चूज करते हैं। उधर टावर के अंदर
पियर्स सिस्टम स्टोर को ध्यान से देख रहा था। सिस्टम स्टोर में ऑप्शंस थे, जैसे स्केल्टन जैसे सोल्जर्स खरीदना जिसके लिए 10,000 पॉइंट्स चाहिए होते, या फिर डायमेंशनल इंटरफेरेंस को वीकन करना। रियलाइज करते ही पियर्स का फेस सीरियस हो गया। उसे समझ आ गया कि एक प्रॉपर आर्मी बनाने में बहुत वक्त और बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, और अभी उसकी करंट डिमोनिक एनर्जी हीरोज की पूरी आर्मी का सामना करने के लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो पुराना डर याद आया। वही ऑब्स्टिकल पार करने के लिए पियर्स ने गॉर्डन को तुरंत ड्रैक्सन से कांटेक्ट करने का ऑर्डर दिया, कहकर कि वो डिमोनिक एनर्जी को बेचना चाहता है ह्यूमन मनी के बदले। गॉर्डन लिटरल शॉक में जम गया, चीखते हुए बोला कि ये पागलपन है। उसने समझाया कि डिमोनिक एनर्जी एक सपने जैसी करेंसी होती है जो उन्हें अपनी रेस की लिमिट्स क्रॉस करने, टावर के फीचर्स अनलॉक करने और मॉन्स्टर समन करने में मदद करती है। ऐसी चीज इंसानों के सस्ते पैसे के लिए कैसे बेची जा सकती है? पियर्स ने कामली जवाब दिया कि ड्रैक्सन एक ह्यूज अमाउंट देगा और बिना इस पैसे के वो हीरोज को रोक ही नहीं सकता। फिर उसने कहा कि ह्यूमन मनी से वो एक काम कर सकता है, और उसकी नजर जाकर डायहोल्ड फोर्ट्रेस सिटी होल्टन के पास की माउंटेन्स पर टिक गई। पियर्स एक मर्सनरी का भेस बनाकर सिटी के गेट तक पहुंचा। गार्ड्स ने उसे रोका। उसकी अकेलेपन को देखकर उसे सस्पिशियस समझकर गुस्से से पूछताछ की। पियर्स ने बिना डिबेट किए एक गोल्ड कॉइन उनके सामने फेंका। कॉइन देखते ही गार्ड्स फ्रीज हो गए। पियर्स ने उन्हें विंक दिया, मतलब तुम दोनों आपस में बांट लेना। गेट तुरंत खुल गया। सिटी के अंदर जाकर पियर्स ने तय किया कि उसे एक गाइड चाहिए होगा, क्योंकि उसे यहां की डिटेल बिल्कुल नहीं पता थी। सीन शिफ्ट होता है क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पर, जहां सब मेंबर्स चिल करके दारू पी रहे थे। एक ने सजेस्ट किया कि चलो इस जगह से निकलते हैं, पर लीडर ने मना कर दिया, कहते हुए कि ये प्लेस उनके लिए परफेक्ट है। लीडर ने उनकी पूरी फिलॉसफी समझाई। हम सोल्जर्स को मॉन्स्टर से लड़ने देते हैं और हम सिर्फ उनके स्पॉइल्स ले लेते हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है? फिर उनकी बात न्यू डीमन किंग के रूमर्स पर आती है। कोई उसका मजाक उड़ाता है। फेक न्यूज। डीमन किंग्स कभी इतनी मुश्किल जगह टावर नहीं बनाते। प्रिंसेस हिल्डरन के किडनैपिंग वाले रूमर्स पर भी वो लोग हंसी उड़ाते, बोलते हुए कि कोई डीमन किंग पूरा कॉन्टिनेंट क्रॉस करके प्रिंसेस नहीं उठा ले जाता। किसी ने बताया कि हीरोज गिल्ड ने मिशन सुनते ही मना कर दिया। सबका कंक्लूजन सिंपल था, ये सब सिर्फ एक ड्रामा है, पैसा निकालने का ट्रिक। लीडर भी अग्री करता है। इन लोगों की पागलपन देखो, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी पियर्स लीडर के पीछे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल साइलेंटली। सब मर्सनरीज शॉक में जम कर जाते हैं। ये कौन है? पियर्स सार्कास्टिकली मुस्कुराता है, कहता है, तुम लोग तो बड़े नॉलेजेबल लगते हो। तुम जैसे लोग मेरे लिए परफेक्ट गाइड होंगे। बाकी सब निकल जाओ, सिर्फ एक रहेगा। मर्सनरीज उसे इंट्रूडर समझकर अटैक कर देते हैं। आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा। फाइट वायलेंट होती है। पियर्स एक्सट्रीम स्किल के साथ सबको क्रश कर देता है। एक एनिमी पीछे से अटैक करता है। पियर्स बिना मुड़े ही उसका हैमर हाथ से पकड़ लेता है। सब स्टन हो जाते हैं। एंड में वो सराउंडेड होता है क्रॉसबोज वाले अटैकर्स से। पियर्स एक बड़े एनिमी को उठाकर सीधा बाकी पर फेंक देता है। लीडर की आंखों में हॉरर आ जाता है। ये तो मॉन्स्टर है। बाहर कुछ मर्सनरीज थककर गिर रहे होते हैं, पूछते हुए, हम लड़ क्यों रहे हैं? ये इतना थकता कैसे नहीं? सबको खत्म करने के बाद पियर्स धीरे धीरे लीडर के पास जाता है। आंखें अंधेरे में चमक रही होती है। सवाल का सही जवाब दिया तो जिंदा रहेगा, वो कहता है। लीडर का फियर लेवल पीक पर होता है। वो तुरंत मान जाता है, मर्सी की भीख मांगता है। पियर्स पूछता है, स्लेव मार्केट कहाँ है? लीडर उसे एक लक्सुरियस पैलेस तक ले जाता है, जिसमें ह्यूज आयरन गेट होता है। अंदर सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स बिक रहे होते हैं। लीडर पूछता है, ये आपको पसंद नहीं आया? पियर्स कहता है, कुछ और रेयर चीज है, और एक बड़ा सा गोल्ड कॉइन्स का बैग
उसकी तरफ फेंक देता है। तुरंत लीडर का एटीट्यूड बदल जाता है और वो उसे मार्केट के दूसरे सीक्रेट सेक्शन की तरफ ले जाता है। रास्ते में पियर्स सोचता है, ये बंदा अपने साथियों के मरने के बाद भी इतना काम कैसे है? शायद इंसान और डीमंस में कोई फर्क ही नहीं, दोनों को ही कुछ चाहिए, एक को पैसा और दूसरे को एनर्जी। वो अंडरग्राउंड डंजियंस तक पहुंचते हैं और लीडर रास्ता दिखाता है। उस पल पियर्स को याद आता है जब गॉर्डन ने उससे पूछा था, ह्यूमन मनी का करेगा क्या? सो पियर्स ने उससे जवाब दिया कि वो स्लेव्स खरीदेगा। उसने अपना गोल क्लियरली डिफाइन किया, इंसानों द्वारा पकड़ी गई दूसरी रेसेस, स्पेशली एक एल्फ जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए फेमस हो, ताकि वह उसे स्पाई बना सके और हीरोज के बीच केओस फैला सके। उधर हीरो हेलेन कारगिल किंगडम में पहुंच चुका था, जहां किंग ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। किंग ने मिशन पर पूरा भरोसा दिखाया और हेलेन ने भी अपनी तरफ से वादा किया कि वो प्रिंसेस को बचाएगा और डीमन किंग का सर लाकर जस्टिस करेगा। वापस स्लेव मार्केट में मर्चेंट ने पियर्स से पूछा कि वो किस टाइप के स्लेव्स चाहता है। पियर्स ने एक बंधे हुए एल्फ की तरफ उंगली की और बोला कि वो उसे खरीदेगा और पैसा मर्सनरी देगा। मर्सनरी शॉक हो गया और मना करने लगा, लेकिन पियर्स ने उसे एक डराने वाली नजर दी और वो तुरंत चुप होकर अग्री हो गया। पियर्स ने अपने कंपेनियंस को रूम से निकलने को बोला क्योंकि उसे कुछ चेक करना था। मर्चेंट ने वार्न किया कि एल्फ वाइल्ड हो सकता है, पर पियर्स ने कैजुअली बोला कि कोई नुकसान हुआ तो वो देख लेगा। पियर्स ने चेन्ड एल्फ को ध्यान से देखा, सोचा कैसे इंसानों ने एक इतनी नोबल रेस को इतना मिजरेबल स्लेव बना दिया। एल्फ ने पियर्स की डीमोनिक ऑरा फील की और हैरान होकर पूछा कि एक डीमन को एक एल्फ में इंटरेस्ट क्यों है। पियर्स ने उसे इंसानों के खिलाफ बदला लेने का मौका दिया। एल्फ ने एक्सेप्ट करना टेम्पटिंग माना, पर बोला कि वो ना ह्यूमंस पर ट्रस्ट करता है ना डीमंस पर। पियर्स ने कहा कि वो अलग है और एक डील ऑफर की, 50 साल की लॉयल्टी के बदले सिक्योरिटी और फ्रीडम। और 50 साल एक एल्फ के लिए कुछ नहीं होते। ये ऑफर उस बेइज्जती से कहीं बेहतर था जो वो झेल रहा था, पर एल्फ ने मना कर दिया, कहकर कि डीमंस वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और एल्व्स उस ट्री की रखवाली करते हैं। तो वो एक ऐसे रेस पर ट्रस्ट कैसे करे जो उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म करना चाहती है। पियर समझ गया कि एल्फ का पॉइंट सही है और एक एल्फ से मदद मांगना वैसे भी अजीब था। पियर्स ने डीमन किंग के सेक्रेट स्टैंडर्ड्स पर ओथ ली कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा और वर्ल्ड ट्री को कभी हार्म नहीं करेगा। इसके बदले उसने एल्फ ग्रनाडा का मेपल ट्राइब से वर्ल्ड ट्री की कसम खाकर 50 साल की लॉयल्टी मांगी। ग्रनाडा को यह डीमन बहुत स्ट्रेंज लगा, पर उसने अग्री किया इस कंडीशन पर कि वो डीमन किंग को खुद देखे। तब पियर्स ने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर दी कि वो डीमन किंग ही है। ग्रनाडा शॉक में पड़ गया। उसने मॉक किया कि कोई डीमन किंग खुद स्लेव खरीदने क्यों आएगा, और डीमन किंग्स तो अपने टावर से दूर जाते ही वीक हो जाते हैं। ग्रनाडा ने चैलेंज किया कि अगर पियर्स सच में डीमन किंग है तो वो 50 साल नहीं 100 साल की लॉयल्टी देगा। तभी सीन इंस्टेंट शिफ्ट हुआ। ग्रनाडा खुद को पियर्स की टावर के 5th फ्लोर पर पाया। पियर्स ने उसे 100 साल के प्रॉमिस की याद दिला दी। ग्रनाडा फाइनली समझ गया कि वो एक रियल डीमन किंग के सामने खड़ा है। ग्रनाडा ने टावर की हालत देखकर कंप्लेन करना शुरू किया। 3 RD फ्लोर तक कुछ भी नहीं था, 4th फ्लोर सिर्फ नेचर, कोई मॉन्स्टर नहीं। उसने सार्कास्टिकली पूछा कि पियर्स हीरो से कैसे लड़ेगा, इस स्पेस पर तो वो 1 साल भी नहीं टिक पाएगा। उसने कह दिया कि वो ऐसे टूटी फूटी टावर में काम नहीं करेगा। तब पियर्स ने अपनी रॉ डीमोनिक एनर्जी रिलीज की, इतनी टेरिफाइंग कि ग्रनाडा का सांस रुक गया। कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला दी। ग्रनाडा को तब एक और डरावनी सच्चाई समझ आई। ये टावर आईआर माउंटेन्स में है, जहां डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स रहते हैं। फिर भी एक भी मॉन्स्टर उनके पास नहीं आया, और ये तभी पॉसिबल है जब एक असली डीमन किंग वहां हो। मतलब ये था कि वो मॉन्स्टर्स भी इस डीमन किंग से डरते हैं।
ग्रनाडा ने हालात देखकर रियलिटी एक्सेप्ट कर ली और ग्रेट वर्ल्ड ट्री के नाम पर 100 साल की लॉयल्टी की ओथ ले ली। अंदर अंदर वो ये सोच रहा था कि शायद डीमन किंग उसे कोई ईविल प्लान देगा जिससे वो अपना बदला ले सके। लेकिन पियर्स ने उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। उसका पहला ऑर्डर क्या था? जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। एल्फ लिटरली शॉक हो गया। समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। किचन में सब्जी काटते हुए वो कंफ्यूज होकर सोचता रहा कि वो घर के काम क्यों कर रहा है, किसी ईविल स्कीम का पार्ट क्यों नहीं बना। तभी प्रिंसेस अरन वहां आ जाती है और बड़े ही एक्साइटमेंट से हेल्प ऑफर करती है, जिससे ग्रनाडा की कंफ्यूजन और भी बढ़ जाती है। ये जगह हो क्या रही है? फिर सब लोग 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम में जाकर एक बड़ी सी टेबल पर बैठते हैं। ग्रनाडा हेजिटेशन के साथ अपने मास्टर से पूछता है कि ये लड़की कौन है। पियर्स कैजुअली बता देता है कि ये फर्स्ट प्रिंसेस हिल्डरिन है। ग्रनाडा को एक और शॉक लगता है। वो लिटरली चीख कर बोल पड़ता है कि उन्होंने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप कर लिया। वो फिर से पूछता है कि हीरोज के अटैक के टाइम ये खाली टावर किस काम का होगा। लेकिन पियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसे खाने के लिए बोलता है और कामली समझाता है कि उसने ग्रनाडा को इसलिए खरीदा है क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल टॉप नॉच है। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए बैठ जाती है और बेचारा एल्फ इस पूरी सरियल सिचुएशन में डूब जाता है। आखिर में ग्रनाडा सोचता है कि शायद पियर्स उसे 4th फ्लोर पर हीरो से लड़वाना चाहता है, बट पियर्स तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हीरोज वहां तक पहुंच गए तो गेम वैसे भी खत्म, क्योंकि वो अर्जेस्ट माउंटेन्स क्रॉस कर चुके होंगे। तब पियर्स ग्रनाडा को अपनी असली इंटेंशन बताता है, उसे एक स्पाई बनाना, ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर उनके बिहाफ पर अनरेस्ट क्रिएट करना। लेकिन इससे पहले एक जरूरी काम करना है। पियर्स समझाता है कि एल्फ की स्किल्स टेस्ट करनी होंगी। ग्रनाडा हैरान रह जाता है। डीमन किंग को उसी की टावर के अंदर कैसे हराया जा सकता है? तब पियर्स कन्फ्रंटेशनल कंडीशंस रख देता है। पियर्स ने एक शर्त रखी, सिर्फ एक हाथ से लड़ना बिना डीमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किए, और अगर ग्रनाडा जीत जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 50 साल कम हो जाएगा। ग्रनाडा ने बिना हिचकिचाए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पूरी जान लगा देने का वादा करते हुए। लड़ाई शुरू होते ही दोनों की मूवमेंट्स इतनी फास्ट और सडन थी कि देखने वालों की सांस रुक गई। पियर्स ने उसकी तारीफ की, कहकर कि इतने सालों की गुलामी के बावजूद ग्रनाडा की बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा। शायद उसने 4th फ्लोर से मना एब्जॉर्ब किया था, या फिर अपनी फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस कर लिया था। पियर्स ने ग्रनाडा की फाइटिंग स्टाइल को एल्फ रेस के बिल्कुल परफेक्ट बताया। ग्रनाडा ने जवाब में एक पावरफुल मैजिक अटैक मारा, ये प्रूव करते हुए कि वह एक नॉर्मल एल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसने वार्निंग दी कि अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करना बड़ी गलती होती है। उसने मैजिकल प्लांट रूट से पियर्स का पैर बांध लिया, और यही उसके लिए वो सुनहरा मौका था अपने 50 साल वापस जीतने का। पियर्स की डिफेंसेस एक्सपोज लग रही थी, इसलिए ग्रनाडा ने एक डायरेक्ट फुल कॉन्फिडेंस स्ट्राइक की। लेकिन उस पल वो एकदम से जम गया, क्योंकि उसने पियर्स के अंदर से निकलती डरावनी ऑरा महसूस की, और उसे अचानक याद आ गया कि वो किस दर्जे के मॉन्स्टर से लड़ रहा है। पियर्स ने कामली कहा कि वो अपना वादा तोड़ेगा नहीं, वो डीमोनिक एनर्जी यूज नहीं करेगा, सिर्फ इतना कंट्रोल रखेगा कि ग्रनाडा मारा न जाए। ग्रनाडा घबराकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन पियर्स ने एक पावरफुल पंच मारा और लड़ाई वही खत्म। सीन शिफ्ट होता है हॉटन वॉक सिटी, क्रिम्सन फैल्कन मर्सनरी हेडक्वार्टर्स। इस बार मर्सनरीज ने पियर्स का बड़ा गर्मजोशी वाला वेलकम किया, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। पियर्स ने उन्हें 1 साल के लिए हायर करने का ऑफर दिया। लीडर ने तुरंत हाँ बोल दी, बजट पूछने लगा। साइड में एक मेंबर इरिटेट होकर बोल रहा था कि उनका लीडर उस आदमी की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है जिसने उनकी पिटाई की थी। पियर्स ने एक भारी गोल्ड से भरी बैग उनकी तरफ फेंकी, एडवांस पेमेंट। मर्सनरीज ने तुरंत अपनी एटर्नल लॉयल्टी का ऐलान कर दिया, कहकर कि लॉयल्टी उनका असली ट्रेट है।
पर लीडर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि शायद इन लोगों को किसी और टीम से रिप्लेस कर दे। पियर्स ने ऑर्डर दिया कि ग्रनाडा को भी इनके ग्रुप में इंक्लूड किया जाए। अब वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। पहले मर्सनरीज हिचकिचाए, पर जब ग्रनाडा आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनका ध्यान उसके बुरी तरह पीटे हुए चेहरे पर पड़ता है, तो सबके चेहरे पर हमदर्दी आ जाती है। वो सब ग्रनाडा को गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही हालत याद आ जाती है जब पियर्स ने उनकी पिटाई की थी। पियर्स सोचता है कि ये मर्सनरीज दिखने में चाहे नॉर्मल हो, लेकिन ये आयरस्ट रीजन के प्रोफेशनल्स हैं। इन्हें रिप्लेस कर पाना आसान नहीं। और पूरे रीजन में सिर्फ एक ही हीरो था जिसने हिल्ड्रिन किंगडम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। हीरो हेलेन कारगिल, जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को हरा दिया था। अब पियर्स ऑफिशियली उनका नया लीडर बनकर पहला मिशन अनाउंस करता है। हीरो हाईलैंड कारगिल के मैटर की इन्वेस्टिगेशन। सब मर्सनरीज सीरियस हो जाते हैं और फुल ओबीडियंस का ऐलान करते हैं। पियर्स अपने टावर लौट आता है, अगली स्टेप्स सोचते हुए। हीरो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रनाडा को देकर अब वो अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाने का टाइम समझता है, क्योंकि उसने वो सारी डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स बेच दिए थे जो टावर या किंग को अपग्रेड करने के काम आते थे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, सोल फ्लावर, एक मना क्रिस्टल जो नेचर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इमेंस पावर देता है। पियर्स सोचता है कि आया माउंटेन्स की जंगली अनटच्ड जमीन, पावरफुल मना स्टॉर्म्स और मॉन्स्टर्स की वजह से वहां के सोल फ्लावर्स बहुत प्योर होते हैं, एक तरह का हिडन ट्रेजर। गॉर्डन उसे वार्न करता है कि बिना प्रेपरेशन वहां जाना मतलब सुई को भूसे में ढूंढने जैसा है, और मॉन्स्टर्स तो मौका मिलते ही उस पर टूट पड़ेंगे। पियर्स कॉन्फिडेंट टोन में कहता है कि मॉन्स्टर्स तो वो संभाल लेगा, पर असली प्रॉब्लम सोल फ्लावर्स ढूंढने की है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक किसी के पास एक एक्सलेंट मना डिटेक्टर न हो। उनकी बातचीत एक हल्की सी दस्तक से थम गई। प्रिंसेस अर्नन ने दरवाजा थोड़ा खोला और अपना प्यारा सा नीला स्लाइम पालतू सिर पर बिठाए हुए पूछा कि क्या वे लोग व्यस्त हैं। पियर्स और गॉर्डन उसे देखकर हैरान रह गए। प्रिंसेस खुशी खुशी दौड़ती हुई अंदर आई और वहां मौजूद एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ खेलने लगी, बिल्कुल बच्चों जैसी उत्सुकता के साथ। वो इतनी ज्यादा बोर हो रही थी कि उसने पियर्स को उसका किया हुआ वादा याद दिलाया कि वो चौथी मंजिल को अपनी मर्जी से सजा सकती है। पियर्स उसे देखकर दंग रह गया। उसने तो पहले ही पूरा फ्लोर अपनी पसंद से सजा दिया था। वो सोचने लगा कि ये लड़की आखिर कहां तक जाएगी, और कितना अजीब है कि कोई डेमन किंग की टॉवर को सजाने पहुंच गया है। प्रिंसेस ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसे टॉवर से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी, पर वो खुश थी कि वह देखने आई। अचानक पियर्स ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, कसकर पकड़ो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दोनों तेजी से आसमान में उड़ रहे थे। प्रिंसेस ने नीचे फैली दुनिया को देखते हुए आश्चर्य से आंखें खोल दी। अपहरण के कारण वो कभी ये दृश्य देख ही नहीं पाई थी। सूर्योदय, बादल, सब कुछ उसके लिए एक नई दुनिया जैसा था। वो धीरे से बोली, दुनिया कितनी बड़ी है। उसे अपना महल जीवन याद आ गया। हर दिन वही मैजिक ट्रेनिंग, वही पढ़ाई, वही नियम। एक उबाऊ सा चक्र, जैसे जिंदगी वही खत्म हो जाती हो। उसने पियर से कहा कि शायद वो पहली इंसान है जिसने एवरेस्ट पर्वतों के ऊपर से उड़ान भरी है। पियर्स को इस बात में कोई रुचि नहीं थी। उसने सीधा उसका ध्यान काम पर लगाया। प्रिंसेस ने कहा कि अगर वे इतना समय साथ बिताने वाले हैं तो वो उसे उसके नाम से बुलाएगी। पियर्स मान गया, मगर उसे अपनी शाही पदवी भूलने पर डांटा और चेतावनी दी कि यदि उसने स्पिरिट्स का उपयोग नहीं किया तो वो उसे भूमिगत कारावास में डाल देगा। अर्नन ने तुरंत माफी मांगी और अपनी जल व पवन स्पिरिट्स को खोज पर भेज दिया। पियर्स को लगा समय लगेगा, पर वो जानता था कि स्पिरिट्स तेजी से काम करेंगी। तभी अर्नन चीख कर बोली, मिल गया। पियर्स तुरंत नीचे उतरा।
वहां कई राक्षस उस फूल के आसपास घूम रहे थे। उसने कहा, लगता है कोई हमसे पहले यहां पहुंच गया है। थोड़ी ही देर में राक्षसों का बड़ा समूह सामने आ गया। पियर्स ने समझाया कि ये राक्षस डेमन नस्ल के हैं, जो डेमन वर्ल्ड छोड़कर आए थे। उसने उन्हें डेमन किंग का आदेश मानते हुए फूल को न छूने और वहां से चले जाने को कहा, लेकिन राक्षसों ने मना कर दिया। क्रोध से भरे उन्होंने कहा, हम डेमन्स की बात नहीं मानते, हम तुम्हें मार देंगे। पियर्स हल्का सा हंस पड़ा, व्यंग्य भरे अंदाज में। गॉर्डन सही था। यह सोचना ही गलत था कि राक्षस तर्क से काम लेंगे। उसने तय कर लिया, ठीक है, अब सबको जलाकर राख बना देता हूं। युद्ध शुरू हो गया। राक्षस चीखते हुए पियर्स पर टूट पड़े, लेकिन पियर्स ने हर एक को आग की लपटों में भस्म कर दिया। एक राक्षस ने अपने समूह को आदेश दिया, पहले सबसे कमजोर को मारो, और सब अर्नन की ओर दौड़ पड़े। मगर पियर्स ने एक ही प्रचंड अग्नि प्रहार से उन सबको मिटा दिया। अर्नन चकित रह गई। उसने सुना था कि बुल ट्राइब के ऑक्स मिलकर ओगर्स तक को गिरा देते हैं, लेकिन यहां तो वे पियर्स के पास भी नहीं पहुंच पाए। फिर पियर्स ने अपनी विशाल डेमोनिक ऊर्जा छोड़ दी। तभी अर्नन को समझ आया कि ऐसी ऊर्जा की विनाशक शक्ति कैसी होती है। कुछ ही पलों में पूरा रण क्षेत्र खंडहर में बदल गया। पियर्स अकेला खड़ा था, चारों ओर गिरे शवों से घिरा हुआ। अर्नन को बर्फ में एक लाल चमकदार स्पिरिचुअल फ्लावर मिला, जिसमें जल और हिम तत्व थे। उसके मना को देखकर वो प्रभावित हो गई, पर पियर्स ने उसे लालच के खिलाफ चेतावनी दी। उसने कहा कि यदि वो ऐसे फूल ढूंढती रहेगी तो वो उसे एक दे देगा। ये सुनकर अर्नन की आंखों में चमक आ गई। वो उत्साहित हो गई, जिस पर पियर्स ने ताना कसते हुए कहा, इंसानों को तो बस इनाम से ही उत्साह आता है, लेकिन अफसोस। नन ने बहुत कोशिश की, थक जाने तक पूरे इलाके को छान डाला, लेकिन उसे कोई दूसरा फूल नहीं मिला। अंत में दोनों वापस पियर्स के टॉवर लौट आए, जहां पियर्स अरॉन के बारे में सोच रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया कि शुरू में उसे लगा था कि ये लड़की टॉवर में आ जाना एक गलती है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि शायद अरॉन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम की साबित हो सकती है। इसी बीच गॉर्डन ने बताया कि ग्रेनाडा से एक बेहद जरूरी संदेश आया है। ग्रेनाडा ने सूचना दी थी कि हीरो हाईलैंड कारगिल और बाकी 32 हीरोज राजधानी से निकल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे एरगवेस्ट पर्वतों की ओर बिल्कुल नहीं जा रहे थे। वे वही हीरो रूट चुन रहे थे, छोटे छोटे गांवों में जाना, ग्रामीणों की क्वेस्ट पूरी करना, टीम बनाना, लेवल बढ़ाना, बिल्कुल क्लासिक हीरो जर्नी की तरह। गॉर्डन ने पियर्स के सामने कई रणनीतियां रखी कि हीरोज की इस यात्रा को कैसे रोका जा सकता है, लेकिन पियर्स ने एक नजर डालते ही सारे प्लान एक तरफ फेंक दिए। फिर उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने गॉर्डन को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। इस बार मैं हीरोज के रास्ते में एक भी राक्षस या बाधा नहीं भेजूंगा। उसने कहा कि आधे अधूरे अवरोध ही हीरोज को और मजबूत बनाते हैं, और इस बार वह उन्हें अपनी टॉवर की ओर आते समय बिल्कुल भी अनुभव EXP नहीं देना चाहता। पियर्स ने आदेश दिया कि यह संदेश तुरंत ग्रेनाडा तक पहुंचा दिया जाए, और साथ ही भाड़े के सैनिकों, मर्सनरीज को हीरोज के साथ भेजा जाए, ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। गॉर्डन परेशान होकर बोला कि उनका मालिक कभी भी पारंपरिक तरीकों से काम नहीं करता, और टॉवर की मौजूदा हालत तो इतनी कमजोर है कि वो समझ ही नहीं पा रहा था। वे हीरोज को रोकेंगे कैसे? पियर्स ने उसे आश्वस्त किया, मैं टॉवर को मजबूत बनाऊंगा, एक ड्वार्फ की मदद से। इस बात पर गॉर्डन उछल पड़ा। उसके अनुसार एक इंसान, एक एल्फ और अब एक ड्वार्फ को टॉवर में रखना तो जैसे पूरे डेमन किंगडम का मजाक उड़ा देना था। लेकिन पियर्स ने उसकी चिंता को हल्के में टाल दिया। उसने बताया कि वो ड्वार्फ पर नहीं, ड्वार्वन मैजिक टूल्स पर भरोसा करने वाला है। और फिर पियर्स ने अपना असली शैतानी प्लान बताया। हीरोज हमेशा डेमन किंग के मानक सोचते हैं,
पहली मंजिल पर कमजोर राक्षस। धीरे धीरे कठिनाई बढ़ती है, लेकिन इस बार जैसे ही हीरोज टॉवर की पहली मंजिल पर कदम रखेंगे, चारों ओर से दर्जनों जादुई तोपें उन पर फायर झोंकेंगी। गॉर्डन के हाथ खुद ब खुद सिर पर चले गए। उसे समझ आ गया कि इस स्तर की फायर पावर के लिए हीरोज बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। वो हताश होकर बोला, ये योजना तो पूरे नियम कायदे से बाहर है। तभी वो अचानक डर से चीख पड़ा, मास्टर, एक और किडनैपिंग हो गई है। सीन बदलता है। वॉल्फनेर, ड्वार्फों का भूमिगत नगरी। वहां लोगर फ्रिडरिक, पूरे ड्वार्फ साम्राज्य का सबसे माहिर लोहार, अपनी भट्टी के सामने खड़ा एक अद्भुत हथियार गढ़ रहा था। उसकी हर चोट, हर धातु की धुन में प्रतिभा चमक रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विद्रोही डेमन किंग पियर्स अपना अगला निशाना उसी को बनाने वाला है, और उसे अभी इसी समय किडनैप करने के लिए शहर की ओर बढ़ चुका है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।